सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज है 12 जुलाई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह मसालों पर समीक्षा जारी है और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हल्दी के ऊपर। कुछ देर पहले मैंने जीरा पे डिटेल वीडियो बनाया था, काफ़ी सारा प्यार भी मिल रहा है आप लोग का। देखिए, जिन्हें नहीं देखा है, जीरा पे ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया है, लॉन्ग टर्म आउटलुक दिया है, क्या रह सकता है आगे चल के मार्केट अगले 1-2 महीनों में, तो जाके देखें। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भी हल्दी पे ये वीडियो मैं लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगे चल के हल्दी का क्या सिनेरियो रह सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हल्दी के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, हर जगह जो सोइंग हो रही है, ऑलमोस्ट सोइंग डन हो चुकी है। लास्ट स्टेज में सोइंग चल रही है, बुआई लास्ट स्टेज में चल रही है। तो आगे चल के क्या संभावनाएं बनती हैं, कितना एरिया बढ़ सकता है और कितना प्राइस आउटलुक के हिसाब से क्या प्राइस जा सकते हैं, उसके ऊपर ये खास वीडियो है। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर के साथ कि ये जो वीडियो है टोटली एक तरह से इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ट्रेड करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें और ब्लाइंडली सिर्फ मेरे कहने से मत ट्रेड करें कि यहाँ से बढ़ जाएगा वहाँ से घट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ब्लेम किसी को मत दिया करें। सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए इसको इंटरटेन करें और एंजॉय करें। तो प्राइस से स्टार्ट करते हैं और जिस हिसाब से प्राइस परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इसमें 3 लाइन आप देख रहे हैं। एक ब्लैक कलर की लाइन, एक रेड कलर की लाइन और एक ये जो है डार्क ब्लू कलर की लाइन। तो जो ब्लैक कलर की लाइन है, काली रंग की लाइन है, ये आपको दिखाती है एनसीडीएक्स के प्राइस और जो बंद हुए थे 13,512 के आसपास अगस्त कॉन्ट्रैक्ट। रेड कलर की जो लाइन है वो आपको निजामाबाद के प्राइस दिखाती है। जो एनसीडीएक्स क्वालिटी की हल्दी है वो 14,000 के आसपास बंद हुई थी, 14,084। और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये सांगली मार्केट की लाइन है। सांगली में जो हल्दी के भाव थे 15,000 के ऊपर, यानी 15,606 के आसपास बंद होते हुए दिखे थे लास्ट वीक अगर देखा जाए तो हल्दी में थोड़ी बहुत बढ़ती देखने के लिए मिली। यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो 1% से लेकर 1.5% तक की तेजी आपको हल्दी में लास्ट वीक ऑन वीक बेसिस पे, साप्ताहिक बेसिस पे देखने के लिए मिली थी। तो ये एक अच्छी बात है। जिस हिसाब से ये गिरावट हो रही थी लगातार, यहाँ से आप देख रहे हैं तो गिरावट हो रही थी पिछले 3-4 हफ्ते से। पिछले वीक थोड़ी सी राहत देखने को मिली। जो लो बना था 12,900 के आसपास बना था, सांसें थम सी गई थी बहुत सारे लोगों की जो हैवी क्वांटिटी में जो पोजीशन बाई करके बैठे हुए थे। मार्केट अब कहाँ जा रहा है? 12,900। इसके नीचे गया तो क्या होगा? इसके नीचे जाएगा तो मैं बताऊंगा। अगर 12,900 के नीचे जाएगा तो कहाँ पे संभावना बन रही है। बस आपको करना क्या है, आपको बस लास्ट तक जुड़े रहना और देखना है, एंजॉय करना है, जरूरी नहीं है। और लाइक सब्सक्राइब ये आपके हाथ में। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है करें। तो बात करते हैं सबसे पहले सप्लाई साइड से। और सप्लाई साइड से आपको भी पता है कि हल्दी का जो सीज़न जनरली स्टार्ट होता है फरवरी से। हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है धीरे धीरे। आप देख रहे हैं अराइवल्स बढ़ने शुरू होते हैं फरवरी से। मार्च में पीक पे रहता है, उसका मार्च अप्रैल ये जो 2 महीने हैं, तेलंगाना हो चाहे महाराष्ट्र हो, काफ़ी ज़्यादा सप्लाई रहती है। और इस साल जो सप्लाई आई है, सबसे ज़्यादा सप्लाई आपको अप्रैल में आई है। ये सरकारी आंकड़े हैं और गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार ही मैं चलता हूँ जनरली, आपको भी पता है। किसी एजेंसी के आंकड़े मैं नहीं उठाता हूँ और गवर्नमेंट के आंकड़े के अकॉर्डिंगली अगर आप जाएंगे, जो एजी मार्केट पे जो नंबर्स आते हैं गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से अप्रैल में 45,000 टन के आसपास की हल्दी बनती हुई दिखी थी। आई थी मई में 32,000 टन। जून में पिछले साल का कंपेयर में जून में 11,000 टन था और इस साल जून में 18,000 टन। तो जून में काफ़ी अच्छी खासी सप्लाई हुई थी और उसका असर आपको प्राइस पे देखने के लिए मिला था। प्राइस गिरते हुए दिखे थे। जुलाई में अभी तक 10 जुलाई तक मान के चलिए 7,000 टन के आसपास हल्दी आ चुकी है। पिछले साल पूरे जुलाई में सिर्फ 9,000 टन थी, तो 10 दिन में ही पिछले साल के कंपेयर में के आसपास आ चुकी है। तो यानी जुलाई में भी पिछले साल के कंपेयर में हल्दी की आवक ज़्यादा रहने वाली है। तो ये सप्लाई आखिर आ कहाँ से रही है? प्रोडक्शन तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल प्रोडक्शन पिछले साल के कंपेयर में लगभग वही था। लेकिन हुआ क्या था कि मैं आपको बता दूं, प्रोडक्शन 3% तक बढ़ते हुए दिखा था। हमने अनुमान लगाया था कि आगे चल के ओवरऑल जो सप्लाई है वो कम रह सकती है, क्योंकि जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स थे वो टाइटर थे। तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स कम थे तो उसका असर हमें मार्च में देखने के लिए मिला था। मार्च में हल्दी कम आई थी, लेकिन अप्रैल और मई में, अप्रैल में स्पेशली ज़्यादा बढ़ी, मई में लगभग सेम। लेकिन अभी हल्दी निकल के आ रही है। 2-3 कारण हो सकता है। अभी सोइंग एक्टिविटीज चल रही है तो किसान भी अपना सप्लाई निकालते हैं। बुआई के लिए जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। आगे चल के आप देखेंगे तो शादियों का भी सीजन धीरे धीरे स्टार्ट होगा। अभी नहीं, लेकिन आगे चल के होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो मेन पैसे की जरूरत रहती है अभी, जो सोइंग एक्टिविटीज होती हैं खरीफ क्रॉप की,
इसके चलते पैसे की ज़रूरत किसानों को पड़ती है और अपना माल निकालते चलते हैं अभी। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी आगे चल के त्योहारी मांग भी है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और लोगों को पैसे की ज़रूरत जनरली रहती है इस टाइम पे। तो उसके साइड से भी हल्दी की आवक अभी निकलती हुई दिखी। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे अगर 5 ईयर एवरेज, तो सप्लाई धीरे-धीरे कमी होती जाएगी, और ये आके एक तरह से दिसंबर तक एकदम न के बराबर सप्लाई रहेगी, और इसके बाद जो असली खेल शुरू होता है, अगस्त से ये खेल शुरू होता है स्टॉकिस्ट भाई लोगों का। जो स्टॉकिस्ट होते हैं जनरली, वो अपना माल निकालते हैं। यहाँ से लेके मार्च से लेके जून तक किसानों के हाथ में ज़्यादातर माल रहता है, और अगस्त से लेके दिसंबर जनवरी तक ज़्यादातर माल स्टॉकिस्ट के हाथ में रहता है। देखते हैं आगे क्या रहता है। लेकिन अभी जो फोकस हो रहा है टोटल सोइंग एरिया के ऊपर है कि कैसे हल्दी की सोइंग हो रही है, बुआई कैसे हल्दी की चल रही है, क्योंकि आपको भी पता है ये जो टाइम है जनरली जुलाई का, वो हल्दी की बुआई के लिए जाना जाता है, जुलाई। और ऑलमोस्ट मेरी बातें हो रही थी काफ़ी सारे जगह पे, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में जो बुआई है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, और लास्ट स्टेज में कहीं कहीं पे है। तो उसके चलते क्या है कि अभी टोटल फोकस क्रॉप प्रोग्रेस के ऊपर रहेगा कि आगे चल के क्रॉप प्रोग्रेस कैसी रहने वाली है। बारिश के ऊपर निर्भर करेगा मामला, लेकिन जो किसानों से बातें हो रही हैं, लगभग लगभग 10 से 15% तक एरिया, चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, हर जगह बढ़ने की संभावना है। स्पेशली तेलंगाना में एरिया बढ़ने की बात हो रही है। महाराष्ट्र में अभी मैं देख रहा था मौसम को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि जो बारिश हो रही थी, अगर आप देखेंगे, मैं नंबर्स निकाल के आपके लिए लेके आया था, और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, कर्नाटका की पहले बात करूं मैं, क्योंकि कर्नाटका सामने ही दिख रहा है। इसमें जो मेजर एरिया है हल्दी का, जहाँ पे हल्दी ज़्यादातर होती है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है चमराजा नगर, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार बारिश कम, बारिश कम, बारिश कम, माइनस में डेफिसिट रेनफॉल दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो एरिया आपका बनता है मेरे हिसाब से कर्नाटका में, ठीक है, तो कर्नाटका में बालाकोट में भी होती है, बेलगाम में भी होती है। तो बेलगाम यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे कर्नाटका में जो जहाँ पे हल्दी होती है ज़्यादातर तौर पे, वहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई जा रही है। आगे चल के देखेंगे कि बारिश की क्या संभावना है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अन्य डिस्ट्रिक्ट भी देखें जो सामने आ रहा है, मैं आपको बताते चलूंगा। तमिलनाडु में भी हल्दी होती है, और तमिलनाडु में जनरली इरोड का जो एरिया आप देख सकते हैं, -94% डेफिसिट रेनफॉल 9 तारीख तक दिखाया हुआ है। तो तमिलनाडु में तो काफ़ी दिक्कत है। जो भी हल्दी की फसल हो रही है वहाँ पे तमिलनाडु में भाव भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि क्रॉप, मुझे लगता है कि तमिलनाडु में जो यील्ड है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली है कम बारिश के चलते। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें स्पेशली तमिलनाडु में आपको देखने के लिए मिल रही हैं। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे जो मेन एरिया है तेलंगाना और महाराष्ट्र, तो तेलंगाना में भी आप देख सकते हैं रेड में दिखा रहा है, येलो में दिखा रहा है। ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट है आपके निजामाबाद हुआ, महबूबाबाद हुआ, मेडक हुआ, ठीक है, उसके बाद जो भी करीमनगर, ये जो भी एरिया है, जलगांव, ठीक है, ये जो भी एरिया आप देख रहे हैं हर जगह आपको डेफिसिट रेनफॉल दिखाई जा रही है, यानी बारिश औसत से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो तेलंगाना में तो ऑलरेडी हो चुकी है, और सोइंग लगभग लगभग ख़त्म है, लेकिन फिर भी जो ये बारिश कम हो रही है, इसके चलते डेफिनेटली आप मानिए कि आगे चल के दिक्कत आपको होने वाली है, स्पेशली क्रॉप प्रोग्रेस में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र साइड में, और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भी अगर आप देखेंगे, तो ये मैं चूंकि रेगुलर वीडियो बनाता हूं तो आपको लगता है कि ये नया नहीं बता रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए रिपीटेटिव हो जाता है, क्योंकि बार बार देखते हैं, बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे हैं, तो मुझे जानकारी देनी पड़ती है, बतानी पड़ती है कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में। तो नांदेड़ हुआ, हिंगोली हुआ, यहाँ पे आप बारिश काफ़ी ज़्यादा कम अभी भी हो रही है, तो उसका असर आपको देखने के लिए मिल सकता है। मध्य महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, विदर्भा में भी मैं देख रहा था बारिश अच्छी खासी हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बारिश के हिसाब से अभी तक काफ़ी ज़्यादा जो जगहें थी वहाँ पे बारिश कम हो रही थी। अभी मैं देख रहा था कि जो मानसून का रेनफॉल का फोरकास्ट है स्पेशली महाराष्ट्र का, तो उनने दिखाया है कि आगे चल के थोड़ी सी बारिश की स्थिति सुधर सकती है। किस तारीख से किस तारीख तक का ये भी मैं आपके लिए लेके आया, और ये था 16 तारीख तक का आंकड़ा था, 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का वीकली ये लोग निकालते रहते हैं नेक्स्ट 5 डेज का डिस्ट्रिक्ट वाइज। और उसके हिसाब से ये मैं जो देख रहा था, सांगली में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, छिटपुट बारिश है सांगली में, जालना में, परभनी में भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद अपना जो हल्दी का एरिया है हिंगोली साइड, नांदेड़, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने वाली है, यानी कि छिटपुट बारिश होगी।
अब किसान भाई लोग बताएँगे कि इस बारिश से कितना फ़ायदा होता है। जो भी किसान मेरे भाई लोग जो देख रहे हैं महाराष्ट्र के, डेफ़िनेटली कमेंट करें और स्थिति से अवगत कराएँ। मैं नंबर भी आपको लास्ट में दूँगा, अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो उस नंबर पे मैसेज करके बताएँ मुझे कि अभी एरिया में, आपके एरिया में कैसी बारिश हो रही है। क्योंकि सच्चाई जब तक आएगी नहीं सामने तो पता तो चलना चाहिए। और जिस हिसाब से एक तरफ़ा सट्टेबाज़ी होती है जनरली, उस सट्टेबाज़ी को रोकने के लिए एक सही इन्फॉर्मेशन मार्केट में आना ज़रूरी है। लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग की थी और कई सारे लोगों से बातचीत करके चीज़ें निकाली थी। इस साल भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको चीज़ें मैं निकाल के दूँ। तो बारिश के हिसाब से देखते हैं अभी आगे चल के कैसी बारिश होने वाली है। लेकिन जो एरिया है, एरिया के हिसाब से एरिया बढ़ने की संभावना है और महाराष्ट्र में 80,000 हेक्टेयर से ऊपर का एरिया हो सकता है। तेलंगाना में 20,000 हेक्टेयर, कर्नाटका में भी लगभग आप देखेंगे तो पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा एरिया होने के चांसेस हैं। मुझे लगता है तमिलनाडु में एरिया कम रह सकता है। ओवरऑल एरिया अगर आप देखेंगे तो 292 से लेके 295, मतलब 300 हज़ार हेक्टेयर है, 3 लाख हेक्टेयर से कम ही रहेगा जो हल्दी का एरिया रहेगा। तो लेकिन आगे चल के एग्जैक्ट नंबर आगे आपको चल चल के पता चलेंगे। एक्सपोर्ट के हिसाब से बात करें तो अभी हल्दी के जो भाव हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है मार्केट में। एक्सपोर्ट अच्छा खासा हो रहा था और अप्रैल में 15,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट बनते हुए दिखा था। 5 ईयर एवरेज की ये जो बैगनी कलर की लाइन देख रहे हैं, ये 9 ईयर एवरेज की लाइन है और 9 ईयर एवरेज के ऊपर में हल्दी का एक्सपोर्ट बैठा हुआ है। हल्दी का एक्सपोर्ट अभी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो रहा है, स्पेशली बांग्लादेश, यूएसए जो मेजर कंट्रीज़ हैं। आपके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश बांग्लादेश है, यूएई है, ठीक है, मोरक्को, यूएसए, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज में जनरली एक्सपोर्ट होता है और बहुत बेहतरीन एक्सपोर्ट अभी बनते हुए दिख रहा है। बांग्लादेश से ट्रेड टेंशन चल रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था, जो जीरा की वीडियो जो लोग देख रहे थे उसमें मैंने इस बात का भी जिक्र किया और अभी भी कर रहा हूँ कि बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है कि इंडिया के बगैर इनका काम नहीं चलेगा। मैं आपको सही बता दूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो इंडिया से खरीदते हैं और इंडिया ने अगर थोड़ी सी भी सख्ती दिखाई तो ये इनकी चीज़ें धरातल पे आ जाएंगी। चाहे खाने की चीज़ें हो, चाहे कॉटन, रहने खाने की चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें इंडिया से ही खरीदते हैं ये लोग और इंडिया से ट्रेड टेंशन लेके इनके बस की बात नहीं है। तो चीज़ें बांग्लादेश की तरफ से पहल लगातार हो रही है कि जो चीज़ें हैं उसको सुधारा जाए और लगातार अभी मैं देख रहा था, अभी जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो हल्दी का एक्सपोर्ट बांग्लादेश को बढ़ा ही है। आगे चल के भी मैं संभावना करता हूँ हल्दी का एक्सपोर्ट बांग्लादेश को बढ़ेगा। यूएई से लगातार बढ़ा है, यूएई लगातार खरीद रहा है, आगे चल के भी खरीदेगा, संभावना बनती है। यूएसए में टैरिफ वॉर को लेकर संभावना है और यूएसए ने जो टैरिफ था इंडिया के साथ उसको इम्पोजिशन था उसको अगस्त तक के लिए टार दिया है। 1 अगस्त 2 अगस्त तक के लिए टार दिया है। तब तक कोई टैरिफ वैरिफ कुछ नहीं है। 10% तक का टैरिफ जो था एग्री प्रोडक्ट्स पे उनने लगाया था। हल्दी पे अभी कुछ टैरिफ नहीं है, तो उस हिसाब से अब देखेंगे तो टैरिफ को लेकर अभी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के देखेंगे यूएस अपनी क्या पॉलिसी रखता है। लेकिन जो डिमांड है स्पेशली मोरक्को से भी काफ़ी ज़्यादा निकल के आई है और ये सारी कंट्री इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हल्दी खरीदती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये थोड़ा डिमांड साइड से, और डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड की अगर आप बात करेंगे तो डोमेस्टिक डिमांड में भी आगे चल के त्योहारी मांग निकल के आ रही है हल्दी की और जिस हिसाब से भाव अभी कम्पिटिटिव बने हुए हैं, स्टॉकिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि इस साल हल्दी का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कम है और न्यू क्रॉप आने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम बाकी है, लगभग 7-8 महीने। तो इन 7-8 महीनों में हल्दी की फसल आएगी कहाँ से? इंडिया जनरली कभी कभी होता है क्या कि इंपोर्ट भी कर लेता है इंडोनेशिया से, वियतनाम से, लेकिन इस बार इंपोर्ट की संभावनाएं कम है क्योंकि वहां पे भी फसल की दिक्कतें होती जा रही हैं। बार बार मैं एक चीज को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। सप्लाई साइड से अगर आप बात करेंगे तो सप्लाई साइड से जो टोटल सप्लाई बन रही है कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स और प्रोडक्शन को निकाल के, तो 10.5 लाख टन की सप्लाई बन रही है और इसमें से 3 महीने की सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। पिछले साल 11.3 लाख टन की सप्लाई थी और इस बार 10.5 लाख टन की सप्लाई है। तो कहने का मतलब है कि सप्लाई साइड से क्लियर कट इंडिकेशन है कि आगे चल के सप्लाई टाइट रहेगी और वो चीज़ें प्राइस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगी। प्राइस सीजनैलिटी को अगर आप उठा के देखें तो जनरली जून से लेकर अगस्त तक में हल्दी के जो भाव हैं जनरली बढ़ने की टेंडेंसी रखते हैं और लगभग लगभग मान के चलिए 80% पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है कि हल्दी के भाव जून से लेके अगस्त के बीच में बढ़ते हुए दिखते हैं। इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हल्दी के भाव जून से लेकर अगस्त तक बढ़ते हुए दिखाई दें क्योंकि बहुत सारी फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो
तेजी की तरफ अग्रसर है, तेजी की तरफ इंडिकेट कर रही है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है किसानों का रुझान, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टॉकिस्ट है इतने नीचे भाव चले गए, तो उसके बाद भी बहुत जो किसान थे, बहुत सारे जो स्टॉकिस्ट थे, अपना माल निकालने के लिए इच्छुक नहीं थे। आगे चल के भी ऐसे ही रह सकता है कि हो सकता है आगे चल के इन स्तरों पे लोग माल ना निकालें, क्योंकि सबको पता है कि आगे चल के प्रोडक्शन कम रहने वाला है। तो वो सारी चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट की डिमांड लगातार आ रही है, और जिस हिसाब से हल्दी का जो इस्तेमाल है, ना सिर्फ खाने में, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में, मेडिकल इंडस्ट्री में भी हल्दी की जिस हिसाब से डिमांड बढ़ती जा रही है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिमांड साइड से हल्दी को सपोर्ट करेंगी। बैलेंस शीट के हिसाब से अगर आप जाएंगे, तो ऑलरेडी मैंने ये बैलेंस शीट आपको दिखाई थी पिछली बार भी। तो 14% तक बैलेंस शीट के हिसाब से देखेंगे तो एंडिंग स्टॉक 14% तक कम रहने की संभावना है। प्रोडक्शन 3% बढ़ा था, लेकिन जो टोटल सप्लाई में आपको बता रहा था 10.5%, लगभग 7%, 10.5 लाख टन, यानी 7% पिछले साल के कंपेयर में टोटल सप्लाई कम रहने की संभावना है। एक्सपोर्ट 2024-25 में 1.8 लाख टन का हुआ था, लेकिन इस बार जो एक्सपोर्ट है 39% तक कम रह सकता है, क्योंकि सप्लाई नहीं रहेगी तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगा। तो बैलेंस शीट मेरे हिसाब से हल्दी की अभी काफ़ी ज़्यादा टाइटर दिख रही है। आगे चल के क्या रहेगी संभावना देखेंगे। प्राइस प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखेंगे, तो प्राइस प्रोस्पेक्टिव से प्राइस जो है वीकली बेसिस पे अभी मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, यानी कि ट्रेंड अभी भी अगर आप देखेंगे एनसीडीएक्स पे ट्रेंड अभी निगेटिव ही है, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे है। और जब भी भाव ऊपर जा रहे हैं, सेलिंग प्रेशर आपको हल्दी में बनते हुए दिख रहा है। तो अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा, काफ़ी उत्साहित होकर मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से मार्केट फट जाएगा, चाहे यहीं से मार्केट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है, ये जो लेवल्स आ रहे हैं अभी के लिए 12,900 का सपोर्ट है। ठीक है, टेक्निकल के हिसाब से मैं देख रहा था, टेक्निकल के हिसाब से अगर आप जाएंगे, तो दो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और जो लोग देखते हैं, जो लोग टेक्निकल जानते हैं, वो लोग गौर करें और इस पर कमेंट भी करेंगे कि मैं कहाँ तक सही हूँ, मैं कहाँ तक गलत हूँ। क्योंकि आज के डेट में कोई भी चीज़ें किसी से भी छुपी नहीं है, आप खुद ही जान सकते हैं। और ये मैटर करता है कि किसको कितना टेक्निकल आता है, किसको कितना नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज है तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं नॉलेज है तो आपको बकवास लगेंगी। तो खैर, जो भी है, पॉसिबिलिटी, दुनिया पॉसिबिलिटी के ऊपर चलती है, और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मैं मुझे कहाँ से लग रही है तेजी। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे हिसाब से बनती हुई दिख रही है, हार्मोनी के हिसाब से आप बताएंगे। ये और ये ये और ये, इसको जनरली ऐसा कुछ पैटर्न बनता है, तो इसको जनरली हम लोग शार्क पैटर्न बोलते हैं हार्मोनिक में, टेक्निकल के टर्म में। आप लोग भी बताएंगे। और ये एक तरह से ये जो लेबल्स रहता है, अगर ये एग्जैक्ट शार्क पैटर्न जैसा बनते हुए दिख रहा है, और ये सपोर्ट मान के चलिए, इसके हिसाब से 12,900 का सपोर्ट मुझे दिख रहा है। इस शार्क पैटर्न में लगातार 3-4 दिनों से तेजी है, और जो पहला टारगेट देखने के लिए मिल रहा है 13,600, ऑलरेडी मार्केट आ चुका है 13,600। अगर इसके ऊपर नेक्स्ट वीक मार्केट निकलता है, तो धीरे धीरे अपसाइड की टेंडेंसी, यानी कि मूविंग एवरेज 13,970, यानी 14,000 मान के चलिए, 14,000 जाएगा। 14,000 के आसपास आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि वहाँ पे जो यहाँ से खरीद के बैठे हैं, एक बार प्रॉफिट बुक करके चलें। जो लोग लंबे अवधि के लिए सोच रहे हैं कि आगे मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से जो टारगेट निकल के आ रहे हैं इसके आसपास, यानी कि 15,200 के आसपास में अभी के क्षमता मुझे लग रही है कि हल्दी में, अगर इस शार्क पैटर्न को लेके चले, तो हल्दी 15,000 तक जाती हुई दिख सकती है। एक तो ये संभावना रही, लेकिन संभावना के ऊपर है, अगर मान लीजिए ये शार्क पैटर्न नहीं रियलाइज हुआ, मान लीजिए नहीं बना, नेक्स्ट वीक मान लीजिए मार्केट नीचे आ गया, और हल्दी का मार्केट मान लीजिए 12,900 टूट गया, तो वीकली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। इसमें भी डेली चार्ट में भी एक चीज़ है कि मूविंग एवरेज के नीचे ही मार्केट है, और मूविंग एवरेज छूने के लिए आएगा तो 13,940, यानी 14,000 के आसपास मूविंग एवरेज है। तो यानी कि अभी के लिए जो मेन रेसिस्टेंस रहेगा, मेन अवरोध रहेगा, 14,000 रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे 14,000। 14,000 के ऊपर निकलेगा तो संभावना है आपको 15,200 तक की रहेगी डेली बेसिस के हिसाब से। वीकली बेसिस के हिसाब से अगर आप चलते हैं वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, मेरे हिसाब से अभी ऐसा ही कुछ हार्मोनिक पैटर्न निकल के आ रहा है, और इसके हिसाब से मार्केट यहाँ कहीं अगर मान लीजिए टूट जाता है 12,900 का लेवल, तो 12,200, 12,300 तक भी मार्केट आ सकता है। आप याद रखिएगा ये चीज़। तो दोनों साइड का रिस्क आपको दिमाग में रखना है, और यहाँ पे आएगा तो संभावना है कि मार्केट, चूंकि एक तरह से ये बुलिश हार्मोनिक पैटर्न है, और अगर यहाँ पे कहीं आता है तो फिर से यहाँ से चढ़ने की कोशिश करेगा।
तो दोनों संभावनाएं आपको ध्यान में रखनी है। 12,900 का अगर नीचे मार्केट निकलता है तो 12,300 12,200 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अदरवाइज अगर नहीं टूटा, ऊपर गया, तो 15,200 तक के लेवल आपको हल्दी में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अभी के लिए अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से जाएंगे तो तेजी ये बनती हुई दिख रही है। एक चीज़ और देख रहा था मैं डेली चार्ट पे ही, और उसके हिसाब से अगर आप जाएंगे डेली चार्ट पे, अगर आप देखेंगे तो संभावनाएं जो बन रही हैं एक तरह से हिडन सोल्जर पैटर्न भी मुझे बनते हुए दिख रहा था। आप भी बताइए कि आपको कहाँ तक दिख रहा है वो। यहाँ से मैं देख रहा था, सॉरी, एक मिनट इसको, हाँ ये रहा। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न ये भी बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड सोल्जर फॉर्मेशन में है। आप भी देखिए, ये जो लोग टेक्निकल जानते हैं उनके लिए है ये एक तरह से ये, ठीक है, ये हुआ हेड, ये, और दूसरा ये सेकंड सोल्जर बनने के फॉर्मेशन में, और मान लीजिए ये चलता है तो फॉर्मेशन इसका यहाँ तक हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, कुछ भी है, अपनी पॉसिबिलिटी बताने में क्या, मुझे जो लग रहा है मैं दिखा रहा हूँ। तो इस हिसाब से बन सकता है फॉर्मेशन। तो अभी के लिए जो सपोर्ट आपको रखना है 12,900 का रखना है, ठीक है, और उस हिसाब से तेजी में लग रहा है मार्केट। बाकी आगे कैसे रहेगा देखते हैं। तो ये था हल्दी के ऊपर, मेरी राय आपको कैसी लगी आप बताएंगे। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश की आप लोग के लिए लेके आऊँ। और जो लोग और डिटेल में चीज़ें चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं, डेली बेसिस पे चाहते हैं, तो उनको तो व्हाट्सएप से जुड़ना पड़ेगा। और ये नंबर है, डायरेक्टली आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी एग्री कमोडिटी। तो कोशिश यही रहती है कि आप लोग को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट क्लियर कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर सकूं। तो जिनको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें चाहिए, जुड़ना चाहते हैं मुझसे डायरेक्टली, तो वो इस पे भी मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे तो मैं वीडियो लेके आता हूँ। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको यही रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो मेरे जरूर लंबे रहते हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना इन्फॉर्मेशन और जितना डिटेल में चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, पूरे यूट्यूब में क्या पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं बताएगा, और फ्री में तो कोई भी नहीं बताने वाला है। ये डंके की चोट पे मैं बोलता हूँ, कोई भी नहीं। इवन दो आप लाख रुपए भी किसी को दे देंगे तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में कोई नहीं। बहुत मेहनत लगती है, यकीन मानिए, बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें निकालने में और सारी चीज़ें आपको ये करने में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको कैसा लगा आप बताएंगे ज़रूर। और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। और जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन कैसे जाएगा मेरे नए वीडियो का। तो ये सारी चीज़ें आप लाइक करें और देखें, देखते रहें, जुड़े रहें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।